और दूसरे वक्ता यानी विशिष्ट वक्ता के तौर पर राजभाषा विभाग क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय कोलकाता से डॉक्टर विचित्र सेन गुप्त जी आए हुए हैं। दोनों ही वक्ता हमारे अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं और इनका जो कार्य है यह राजभाषा कार्यान्वयन का ही कार्य है। डॉक्टर विचित्र सेन गुप्त जो कि 5 राज्यों में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी कार्यों को देखते हैं, इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार में केंद्रीय सरकार के जो कार्यालय हैं, इन कार्यालयों में राजभाषा संबंधी जो कार्यान्वयन है इनका दारोमदार इनके ऊपर है। और यहाँ की जो नराकास हैं, लगभग 97 नराकास इस क्षेत्र में है। इन सभी नराकास अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। इन सबका मॉनिटरिंग का कार्य भी डॉक्टर विचित्र सेन गुप्त के जिम्मे है। तो आज हमारे दोनों ही वक्ता इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए हमारे बीच मौजूद है। और इसके बाद तत्काल बाद जो दूसरा सत्र होगा वो बहुत ही एक ऐसा विषय है जिसमें हम सबकी रुचि है। और आज का दौर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दौर है, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने जैसे हमारे जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित किया है और हमारा जीवन आसान होता जा रहा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग से। तो इसमें हिंदी की क्या भूमिका है और राजभाषा कार्यान्वयन के द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन कितना सरल सहज बना सकते हैं एआई के प्रयोग से, ये तमाम बिंदु हैं। और इन सारे बिंदुओं पर बहुत विस्तार से चर्चा करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के निदेशक स्थानीयकरण एवं भारतीय भाषाएं डॉक्टर श्री बालेंद्र शर्मा साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। ये अपना वक्तव्य देंगे। और इसका तीसरा सत्र जिसमें संसदीय समिति और राजभाषा नीति के बारे में चर्चा की जाएगी, अजय मलिक सर हमारे बीच में मौजूद है। चौथा सत्र कि हिंदी की तरक्की में क्षेत्रीय भाषाओं का क्या योगदान है, उस पर हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र और डॉक्टर हिमांशु शेखर चौधरी हमारे सभागार में रहेंगे। तो अब मैं बिना किसी देरी के पहला सत्र आरंभ करने जा रहा हूँ। और सत्र की मुख्य वक्ता मैडम श्रीमती आस्था जैन मंच पर पहुँच चुकी हैं। और इस सत्र के दूसरे विशिष्ट वक्ता क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय कोलकाता से डॉक्टर विचित्र सेन गुप्त यहाँ पर मौजूद है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ में महोदय आपसे अनुरोध करता हूँ, महोदय आप मंच पर आएँ। डॉक्टर विचित्र सेन गुप्त आपका मंच पर स्वागत है। और मैं राजभाषा विभाग के प्रमुख श्री कुमार मनोज साहब से अनुरोध करता हूं, महोदय आप कृपया मंच पर आएँ और हमारे सत्र के मुख्य वक्ता और विशिष्ट वक्ता दोनों का ही अभिनंदन करें। और श्री कुमार मनोज का आपसे अनुरोध है सर्वप्रथम इस सत्र की मुख्य वक्ता श्रीमती आस्था जैन मैडम को एक स्मृति चिन्ह और एक साल भेंट कर इनका जो है अभिनंदन करें। एक स्मृति चिन्ह है क्योंकि आप कोयला नगरी में आए हुए हैं और कोयला नगरी में बीसीसीएल की प्रसिद्ध माइन है मुनिडी, वहाँ का एक कोल बॉल है, इसको एक स्मृति चिन्ह के रूप में बनाया गया है। इस अवसर पर मैं अनुरोध करता हूँ कि आप कोल बॉल का एक मॉडल भेंट कर इनका अभिनंदन करें। और कुमार मनोज साहब से पुनः अनुरोध है कि सत्र के दौरान दूसरे विशिष्ट वक्ता डॉक्टर विचित्र सेन गुप्त आप इनको सॉल भेंट कर और एक स्मृति चिन्ह भेंट कर जिस अवसर के लिए विशेष तौर पर बनवाया गया है, आप इनका अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और अब मैं आपका मॉडल बनवाया गया है, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, ये मॉडल नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से इसी तरह का निकलता है, बॉल के फॉर्म में। और ये प्राकृतिक कोयला है। आपको भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में आए हैं तो एक खास तरह का स्मृति चिन्ह हम लोगों ने विशेष रूप से ये, इसमें कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं है, कुछ भी सीधा निकाला है और बस इस ग्लास में पैक करके बनवाया गया है। बहुत धन्यवाद। और आइए अब विषय पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। और जो विषय है राजभाषा हिंदी की 75 वर्षों की गौरव यात्रा, इस विषय में व्याख्यान देने के लिए मैं सर्वप्रथम इस सत्र के विशिष्ट वक्ता डॉक्टर विचित्र सेन गुप्त को बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। आपकी जोरदार तालियों के साथ में डॉक्टर विचित्र सेन गुप्त को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर गुप्त राजभाषा क्रियान्वयन से जुड़े राजभाषा कर्मी तथा अन्य विद्वज्जन और साथी,
आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि हमारे सदस्य सचिव श्री दिलीप जी ने आपको बताया कि इस संस्थान द्वारा विगत 10 वर्षों से राजभाषा सम्मेलन का आयोजित हो रहा है और यह कार्यक्रम निश्चित रूप से व्यापक पैमाने पर हो रहा है और इसका प्रतिफलन भी देखने को मिल रहा है। आपके क्षेत्र में राजभाषा का क्रियान्वयन बहुत ही शानदार ढंग से हो रहा है। जब भी नगर राजभाषा काम समिति की बैठकों में सहभागिता करने का अवसर मिलता है, कहीं न कहीं इस बात का रेखांकन होता है कि आपके क्षेत्र द्वारा, आपके कार्यालय द्वारा राजभाषा के उत्कृष्ट क्रियान्वयन का प्रयास किया जाए। जैसा कि इस सत्र का विषय है राजभाषा क्रियान्वयन की 75 वर्ष की गौरव यात्रा। 75 वर्ष एक दीर्घकाल खंड होता है। निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति के जीवन में 75 वर्ष कितने महत्वपूर्ण होते हैं, यह आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम में से आधे लोग ही 75 वर्ष की यात्रा पूरी भी कर पाते हैं। और आज का ऐसा दौर है भागम भाग का, बावजूद इसके कि चिकित्सा सुविधाएं, प्रौद्योगिकी इतनी उन्नत हो गई हैं, हम अपने जीवन की प्रत्याशा 75 वर्ष कर पाए बड़ा मुश्किल है। फिर भी हमने 75 वर्षों तक अथक प्रयास किए राजभाषा के उन्नयन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, और हम कहाँ पहुँचे हैं इसी का आकलन करने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसमें विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे जिनके अलग अलग विषय हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य एक है कि हम राजभाषा क्रियान्वयन के क्षेत्र में कितना अग्रसर हुए, कितना अभी कुछ किया जाना शेष है। निश्चित रूप से राजभाषा क्रियान्वयन की स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हुई, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ उस समय हमारी आबादी 40 करोड़ 50 करोड़ जो भी रही हो, आज हम उससे कहीं बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे पास जनसांख्यिकी है। हम उसका कितना लाभ उठाते हैं, न केवल राजभाषा के क्षेत्र में बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में, इसका भी आकलन करने का, आत्मावलोकन करने का अवसर है। हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान जब लागू हुआ, उससे पहले ही राजभाषा की संकल्पना मूर्त रूप ले चुकी थी कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और हिंदी में केंद्र सरकार के कार्यालयों में कामकाज होगा। तब से लेकर हम राजभाषा के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से इसके क्रियान्वयन को आकार दे रहे हैं। इसके लिए वर्तमान में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार नोडल मंत्रालय है और राजभाषा का क्रियान्वयन प्रारंभिक दौर में कुछ वर्षों तक शिक्षा मंत्रालय के पास, लेकिन इसकी महत्ता को देखते, इसकी उपयोगिता को देखते हुए और भारत के भविष्य को हिंदी के साथ जोड़ते हुए ऐसा लगा कि नहीं, इसे शिक्षा मंत्रालय या किसी अन्य मंत्रालय के साथ न रखकर गृह मंत्रालय के साथ रखा जाए तो ज़्यादा उपयोगी हो। लेकिन इन सब के बावजूद हमने राजभाषा क्रियान्वयन के लिए जो प्रारंभिक तौर पे उपाय किए, 4 एजेंसियों के माध्यम से हम क्रियान्वयन का प्रयास कर रहे हैं। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत सर्वोच्च निकाय जो है वह संसदीय राजभाषा समिति है। दूसरा क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय है, लेकिन हम हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी में लोग कार्य करें, यह तो सामान्य बात है, अपेक्षा की जाती है कि जानी भी चाहिए। लेकिन हमारी सरकार कोई भी नीति बनाती है तो केवल एक व्यक्ति विशेष को, क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखकर नहीं बनाती। हमारे सामने विविधताओं भरे देश का पूरा दृश्य होता है, जिसमें उड़िया भी बोली जाती है, बंगला भी बोली जाती है, कन्नड़ भी बोली जाती है। तो हम केवल हिंदी की बात नहीं करते, लेकिन हिंदी की बात करें उससे पहले हमें प्रादेशिक भाषाओं को देखना होगा, उनके कितने साहित्य समृद्ध हैं। और सरकार ने वर्तमान में इस चीज़ को रेखांकित किया है और इस पर भी ध्यान केंद्रित किया है कि यदि हमें हिंदी को प्रतिष्ठित करना है तो हम प्रादेशिक भाषाओं के भी माध्यम से कर सकते हैं।
उसके बिना इसकी परिकल्पना संभव नहीं है। लेकिन हम उन मुद्दों पे देखें कि हमने 75 वर्ष में क्या पाया, क्या खोया। मैंने पहले भी कहा कि काफ़ी काम हुआ है, लेकिन क्या 150 करोड़ या 140 करोड़ आबादी के लिए जितना काम होना चाहिए था उतना हुआ है? आप खुद देखें, कुछ एजेंसियां हैं निगरानी के लिए रखी जाती हैं कि आपने कितना कामकाज किया, वो आपका निरीक्षण करते हैं। लेकिन निरीक्षण में जो बातें सामने आती हैं और मंचों पे या तिमाही रिपोर्टों में, निरीक्षण प्रश्नावलियों में जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, उनमें इतने अंतर होते हैं कि एक दूसरे से तादाद में स्थापित करना मुश्किल होता है। तो हम देखें कि क्या केवल कागजों में ही हमने अपनी गौरवपूर्ण यात्रा की है, या वास्तव में धरातल पे हमने क्या किया। धरातल पे हमने कुछ किया होता तो निश्चित रूप से 75 वर्ष नहीं लगते, और निष्ठापूर्वक संवैधानिक दायित्वों को हमने समझा होता, निर्वहन किया होता, तो हमने तो शुरू में 15 वर्ष की अवधि तय की थी। लेकिन हम ही ने अब किन वजहों से, यह सब आप जानते हैं, कि उसको विस्तारित कर दिया, और एक निर्धारित समय हम नहीं निश्चित कर पाए कि हम किस अवधि तक राजभाषा का क्रियान्वयन उस रूप में कर पाएंगे जिस रूप में संविधान में मंशा व्यक्त की गई। हम सब ने यही कल्पना की थी कि हम लोग 15 वर्षों तक हिंदी की समृद्धि के लिए इतना काम करेंगे, इतना उपयोग करेंगे कि हमको अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हमने 15 की बजाय 5 गुना समय ले लिया, और फिर भी हम कह रहे हैं कि हमने गौरवपूर्ण यात्रा तय की है। तो हमारी वह गौरव यात्रा और हमारी वास्तविक यात्रा हम कितना चले, कितना ईमानदारी से चले, यह आप खुद आकलन करिए। अब हम हिंदी के कार्यों को जिस रूप में प्रस्तुत करते हैं, एक वह परिदृश्य है, एक वास्तव में परिदृश्य। यदि हम वास्तव में किए होते कार्य तो हमें इन कार्यक्रमों की जरूरत पड़ती। आप खुद सोचिए, हम कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम की उपयोगिता नहीं है। हम हिंदी के बहाने न सही एक दूसरे से मिलने जुलने के बहाने कार्यक्रम करते हैं, लेकिन क्या हिंदी के अलावा कोई ऐसा माध्यम या मंच है जिसके माध्यम से कोई भी संस्था इतने व्यापक पैमाने पर विभिन्न कार्यालयों के अधिकारी कर्मचारी एक साथ जुड़ते हैं? तो हम उस रूप में हिंदी का लाभ उठाएं कि हिंदी के माध्यम से हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे की कार्य संस्कृति से परिचित हो रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि हमें क्या करना था, हमने क्या किया। हमको तो ये था कि हम हिंदी में इतना काम करें कि हमें दूसरी भाषा की आवश्यकता न पड़े। और मैंने पहले ही कहा कि हमने केवल उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखकर, उत्तर भारत को ध्यान में रखकर, हिंदी भाषी व्यक्ति को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार की नीति राजभाषा की नहीं बनी। इसीलिए हमारी नीति क्या है? द्विभाषिकता की है। हमारी नीति हिंदी में काम करने की है, अधिक से अधिक काम करने की है, लेकिन केवल हिंदी में करने की नहीं, हमें दोनों भाषाओं में काम करना है। इस तरह से आप देखें तो हमने 75 वर्षों तक आपको अभी तक अंग्रेजी में कार्य करने की छूट प्रकारांतर से दी हुई है कि आप दोनों भाषाओं में कार्य करें। तो भारत सरकार की नीति द्विभाषिकता की है। द्विभाषिकता की नीति के फायदे भी हों, लेकिन इससे अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी को नुकसान भी होता है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि आप अंग्रेजी में पहले से काम कर रहे हैं, अब जो काम आप अंग्रेजी में करें उन्हें हिंदी में भी करें। हिंदी में ही करें ऐसी बात नहीं है, हिंदी में ही करें जो कार्य है, उन्हें भी सरकार ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया हुआ है। अपने मन से उसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की गुंजाइश नहीं है। हमें हिंदी में जो काम करने हैं उनमें 3 चीज़ें मुख्य रूप से करनी है। हमें मूल पत्राचार हिंदी में करने हैं, और कितने करने हैं, तीनों क्षेत्रों के लिए लक्ष्य निर्धारित है। आप कई क्षेत्र में हैं, आपको अपनी तरफ से जो भी पत्र भेजने हैं 100% हिंदी में भेजने हैं। दूसरा काम क्या करना है कि राजभाषा नियम 5, जिसमें यही अपेक्षा की जाती है मात्र कि हिंदी में किसी भी भाषा से किसी भी व्यक्ति से पत्र प्राप्त हुआ हो, किसी भी भाषाई क्षेत्र से, आप उसका जवाब हिंदी में दें। और तीसरी चीज़ क्या है? टिप्पण लेखन, क्योंकि कार्यालयीय कामकाज टिप्पण लेखन के आधार पर पत्राचार के माध्यम से संपन्न होता है। तो टिप्पणी के माध्यम से कार्यालय प्रमुख से जो हम अनुमोदन लेते हैं उसके आधार पर पत्राचार। तो हमारे राजभाषा के क्रियान्वयन के जो आधार हैं यही 3 चीज़ें हैं: द्विभाषिकता,
द्विभाषिकता में क्या करने हैं, हमें धारा 3(3) के 14 कागजात दोनों भाषाओं में जारी करने हैं। यदि आप हिंदी में जारी करते हैं तो भी इस अधिनियम का उल्लंघन है। फिर आप कहेंगे कि आप तो कह रहे हैं कि हिंदी में बढ़ावा देना है, हिंदी में ही कामकाज करना है, सरकार हिंदी के लिए इतना खर्च कर रही है, प्रतिबद्ध है, तो फिर हमें द्विभाषी की क्यों आवश्यकता है? यह आप खुद सोचें, खुद देखें। लेकिन हमें द्विभाषी में करने हैं, 14 कागजात द्विभाषी में जारी होने हैं, अंग्रेजी में भी जारी होने हैं, हिंदी में भी जारी होने हैं। फिर दूसरी चीज, मूल पत्राचार, मैंने अभी चर्चा की। अब मूल पत्राचार क्या है? पहले तो हम ये समझें कि मूल पत्राचार कहते किसको हैं। हम परिपत्र को भी, धारा 3(3) के कागजात को भी, और हमें कुछ पत्र मिले जिनका उत्तर हमने दिया, सबको जोड़ लेते हैं और हम कहते हैं कि हमारा इतना मूल पत्राचार हुआ। तो पहले हमारी संकल्पना ही सही नहीं है तो हम आंकड़े ठीक ढंग से कैसे प्रस्तुत करें? तो हमें करना क्या है? पहले हम ये सही से जाने, हमें स्पष्ट रूप से जानना कि 14 कागजात कौन है और जिम्मेदारी किसकी है, यह भी हमें पता होना चाहिए कि धारा 3(3) के दस्तावेज, चाहे अधिसूचना हो, कोई संविदा हो, निविदा हो, जो व्यक्ति जारी कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैंने अभी तक जितनी भी रिपोर्टें देखी हैं, चाहे राजभाषा कानून समिति की बैठकों के माध्यम से, चाहे हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से, आज की तारीख में बहुत कम ऐसे कार्यालय हैं जिनकी रिपोर्ट आती है कि कुछ कागजात केवल अंग्रेजी में जारी हैं। लेकिन देखने पे आता है, उनके कार्यालय में जाने का जब मौका मिलता है तो ये देखने में आता है कि अधिकांश केवल अंग्रेजी में ही जारी हो रहे हैं। और ये हमने 75 वर्षों में ये काम हम पूरी तरह से नहीं कर पाए। जो हमारी पहली नीति, जो सूत्र है राजभाषा के क्रियान्वयन का कि दोनों में होना चाहिए, नहीं हो पा रहा। आप अपनी पीठ थपथपा रहे, 100% सब लोग अनुपालन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। आप देखिए क्यों नहीं कर पा रहे। हमारी नीति प्रेरणा प्रोत्साहन की है, लेकिन उसके आगे का जो प्रावधान है उसको हम शायद ध्यान नहीं देते कि जानबूझकर अवहेलना करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस बिंदु को हम आपके सामने नहीं रखते तो आप समझते हैं कि बस सम्मेलन करने हैं, प्रतियोगिता आयोजित करनी है, लेकिन उसका अंततोगत्वा परिणाम क्या होना है इस पर हम नहीं ध्यान दे रहे। हम 75 साल से कार्यशाला कर रहे हैं, हम तिमाही रिपोर्टें भर रहे हैं, लेकिन उनका क्या कुछ निष्कर्ष निकल रहा है इस पर भी देखें कि आप जो भी कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं उससे कितने लोग हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। अभी मुझे अवसर मिला नगर राजभाषा कानून समिति पटना बैंक की बैठक की सहभागिता करनी है। भारतीय रिजर्व बैंक इस देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक है और राजभाषा क्रियान्वयन के लिए और देश के लिए मॉडल सिद्ध हो सकता है। आप देखें उनका कोई भी कागजात और देश के किसी भी राज्य में उनका जो कार्यालय है, चाहे वह ग क्षेत्र में हो, ख क्षेत्र में हो या क क्षेत्र में हो, वह 100% और व्यावहारिक रूप से अनुपालन करते हैं। अब वह कैसे कर लेते हैं हम बराबर नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि हम केवल कार्यक्रम का ठीक है, कार्यक्रम करने में क्या जाता है, पैसे खर्च करिए, कार्यक्रम हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पे हमें फाइल में काम करना है, फाइल में काम करने के लिए तो पैसे खर्च नहीं करने हैं, हमें बस करना है। इसका सूत्र एक ही है कि करेंगे तो होगा। किसी कार्यक्रम से बढ़े हिंदी का उपयोग, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन अधिकांश जगहों पे ये मान्यता है कि हम कार्यक्रम से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन प्रेरणा की एक सीमा हो सकती है। 10 साल प्रेरित करेंगे, 2 साल करेंगे, एक माहौल सृजित करने की बात कही गई। शुरुआती दौर में ये था कि हम लोग हिंदी के उपयोग के लिए सकारात्मक माहौल पैदा करें। तो माहौल पैदा करने में यदि 75 साल लगेंगे तो वास्तव में काम करने में कितने साल लगेंगे, ये हम और आप सोचें। तीसरी चीज, जब हम तिमाही रिपोर्ट की बात करते हैं तो तिमाही रिपोर्ट में गिन के कितने बिंदु हैं, 6 से 7 बिंदु हैं। अभी भी 75 साल के बाद भी जितने कार्यालय पंजीकृत हैं राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर, उनमें से पर्याप्त संख्या में ऐसे कार्यालय हैं जो अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं करते हैं। तो ये भी एक हमारी गौरवमय यात्रा है न करने की। रिपोर्ट न प्रस्तुत करना एक तथ्य हो गया। अब आप देखें कि नगर राजभाषा कानून समिति जिसके माध्यम से यह कार्यक्रम
आयोजित किया जा रहा है। इनका मुख्य दायित्व क्या था कि नगर में केंद्र सरकार के जितने कार्यालय हैं उनके कार्यालय प्रमुख आए हैं। ठीक है, संख्या बड़ी है, पहले से लोग ज़्यादा रुचि ले आ रहे हैं, लेकिन अभी भी जैसे बैंकों के संदर्भ में शाखाओं से शाखा प्रबंधक बैठकों में नहीं आ रहे हैं। हम ये नहीं करें कि सभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कार्यालय प्रमुख बैठकों में भाग लेने से कतराते हैं। बहुत को लगता है हिंदी का ये ना, किसी को भेज दो, जीएम है तो डीजीएम को भेज देंगे। अब डीजीएम साहब कहेंगे कि एजीएम साहब चले जाएं, अब एजीएम साहब कहेंगे कि मैनेजर साहब चले जाएं, फिर कहेंगे कि सहायक प्रबंधक चले जाएं, वो सहायक को भेज देंगे। लेकिन अपेक्षा किससे थी? राजभाषा नियम 1976 का नियम 12वां और अंतिम किसको दायित्व देता है? प्रशासनिक प्रधान को, कार्यालय प्रमुख को। तो जब आप कार्यालय प्रमुख के रूप में बैठकों में सम्मिलित ही नहीं होंगे तो आपको जब इस बात की जानकारी नहीं होगी कि आपको करना क्या है तो फिर आप करेंगे क्या? तो पहले तो हम जाने कि हमें करना क्या है, तो आप बैठकों में आए। मैंने फिर कहा जब हिंदी के बहाने छोड़िए, 1 मिनट के लिए ये हम भूल जाएं कि राजभाषा जैसी कोई संकल्पना भी है, राजभाषा कोई चीज़, लेकिन आप मिलिए जुलिए। कोई आपको दंड देने के लिए नहीं बुला रहा, आपसे बातचीत करने के लिए बुलाता है। आप अपने कार्यालय में क्या कर रहे हैं उसके बारे में जानने के लिए आपको बुला रहा है। आपसे लोग प्रेरित हों तो आप अपने को आदर्श के रूप में स्थापित करें, बैठकों में भाग लें। तीसरी चीज जो गलत संकल्पना के रूप में प्राय कार्यालयों में व्याप्त है, जो राजभाषा के क्रियान्वयन में मेरी समझ से सबसे बड़ी बाधा है, वह है एक कहते हैं तकनीकी स्वरूप कि हमारा कार्यालय तकनीकी है। हमारे आदरणीय अजय मलिक साहब बैठे हुए, मैंने ये तकनीकी शब्द को लेके सर से ही सुना था कि डीआरडीओ भी तकनीकी संस्था है, लेकिन आप उसको किस रूप में व्याख्यायित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, मायने रखता है। आपको फिर मैं कह रहा हूँ, जैसे ये कोयला मंत्रालय हुआ, खान मंत्रालय हुआ, तो कोयला किस भाषा में खनना है, इसमें भाषा की क्या आवश्यकता है? उर्दू में खनना है, फारसी में खोदना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। ऐसे हवाई जहाज उड़ानी है तो किस भाषा में उड़ानी है, वो भी बात नहीं है। रेल दौड़ानी है, किस भाषा में दौड़ानी है, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन इनसे जुड़े जो कार्मिक हैं, उनकी स्थापना से संबंधित फाइलें हैं, उनकी नियुक्ति है, उनका स्थानांतरण है, पदोन्नति है, प्रशासनिक कामकाज है, उनमें हिंदी के उपयोग की बात करते हैं। और आप तकनीकी कह के हिंदी के क्रियान्वयन से बचने की चेष्टा करते हैं, और अधिकांश कार्यालय अभी भी ऐसे विद्यमान हैं। तो हमें इस प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना है और तकनीकी को गलत रूप में दुष्प्रचारित नहीं करना है, और तकनीकी कह के हमें हिंदी से बचने के लिए कुतर्क और मिथ्या दलीलें नहीं देनी है। तीसरी चीज, अब हम सब जानते हैं कि भारत सरकार की जो नीति है तो केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों पर लागू होती है, लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे कार्यालय ये कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ तो राजभाषा अधिकारी नहीं है, हिंदी अधिकारी नहीं है, हिंदी अनुवादक नहीं है, तो हम काम कैसे करें? आप सोचिए कि जो भी हम कार्यशाला कर रहे हैं, जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या वो हिंदी अधिकारी के लिए कर रहे हैं, हिंदी अनुवादक के लिए कर रहे हैं, कि आप सब जो भी मेन स्ट्रीम के हैं, आप जिस संस्था से भी संबंधित हैं, उनको हिंदी में प्रशिक्षित करना, उनसे हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित करना, उनको हिंदी में काम करने के लिए कहना है। लेकिन होता क्या है कि किसी भी कार्यालय में 50 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति हैं, 1 या 2 राजभाषा अधिकारी है या हिंदी अनुवादक है, तो अब मान के लोग चलते हैं कि 98 लोग अंग्रेजी में करने के लिए, 2 लोग हिंदी में करने के लिए। तो इस भ्रांति ने, इस दुष्प्रचार ने राजभाषा के क्रियान्वयन में सबसे बड़ा रोड़ा अटकाया है। और आप इस चीज़ को सही से समझें कि आप किसी भी पद पे हों, हम सबको राजभाषा हिंदी के उन्नयन के लिए काम करना है, सबको हिंदी का व्यवहार करना है। हिंदी अधिकारी तो पहले से हिंदी में MA PhD करके नियुक्त हुआ है, उसको क्या हिंदी सिखाना? और हमारी उदारता देखिए, हम कई क्षेत्रों में भी, हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी, जिनकी मातृभाषा हिंदी है, जो हिंदी में अपनी उच्च शिक्षा तक ग्रहण किए हैं, उनको भी हिंदी कार्यशाला में प्रशिक्षण दे रहे हैं। लेकिन प्रशिक्षण देना और उससे प्रशिक्षित होकर काम करना, ये अलग अलग चीज़ें हैं। हम 75 वर्षों से अनवरत हिंदी कार्यशालाओं का प्रत्येक तिमाही में आयोजन कर रहे हैं, लेकिन आपकी कार्यशाला में कितने लोग प्रशिक्षित होकर वास्तव में फाइल में, रजिस्टर में लिखना शुरू किए, ये मायने रखता है। इसका आप आकलन करिए, आप देखिए, आप पाएंगे कि हमने 75 वर्षों से जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं हिंदी को बढ़ावा देने के लिए,
उसका हम भरपूर या जितनी अपेक्षा थी अपेक्षानुरूप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो करना क्या है? अब कार्यशालाओं के लिए आदेश जारी करने पड़ते हैं कि व्यवहार परक अभ्यास मूलक कार्यशालाएं आयोजित की जाए। लेकिन बहुत लोग जिनकी अवस्था 40 साल हो गई, 50 साल हो गई, कहते हैं 10 साल हो गए करने, कौन हिंदी सीखने जाए। और हमारे बीच भाषा प्रौद्योगिकीविद आदरणीय बलेंदु शर्मा दाधीच जी हैं। इनकी बात मैंने एक जगह सुनी थी, प्रौद्योगिकी कितनी भी विकसित हो जाए, हम अपने संदर्भ में देखें तो हम उपभोक्ता ही हैं। हमें उपभोक्ता से निकलकर हमें विक्रेता के रूप में स्थापित होने की आवश्यकता है। हम जो भी प्रौद्योगिकी आती है हम उसको अपनाने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन हम प्रौद्योगिकी के उत्पादक बने, हमारी प्रौद्योगिकियां लोग अपनाएं, ये मायने रखता है। इससे हमारी क्षमता प्रभावित होती है। और इस मंच पे अब कितना उचित है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि भारत सरकार के प्रयासों से कार्यालय में जो भी हिंदी के प्रचार प्रसार हो रहे हैं उससे हिंदी का उतना प्रचार प्रसार या उतने उपयोग में वृद्धि नहीं हुई जितना कि बाजार की वजह से और आवश्यकता की वजह से हुई है। तो हम देखें कि हम कहाँ ठहरते हैं, जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं उससे कितना लोग प्रेरित होकर हिंदी में काम कर रहे हैं। अभी मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण दूं, कल जो बैठक पटना में हुई थी, उन्होंने एक होटल में की, होटल वाले ने उनको एग्रीमेंट अंग्रेजी में दिया, उन्होंने कहा कि इसको आप हमें हिंदी में दीजिए। तो बोला कि सर हिंदी में तो हमारे यहाँ टाइप की वो नहीं, तो बोले नहीं, आपको यदि हमारा आयोजन स्वीकार करना है तो हिंदी में दीजिए। उसने 15 दिन बाद हिंदी में बना के दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसे पैसे की आवश्यकता है, बाजार है, वो इस रूप में नहीं इनकार कर सकता कि हमारा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होटल है, हमारे यहाँ तो अंग्रेजी में क्यों होगा। तो हिंदी प्रयासों से उतनी नहीं होती है, स्वतः स्फूर्त और आवश्यकता बस होती है। यदि हमें आवश्यकता है, अब आप देखिए 15-20 साल पहले हमारे मोबाइल में हिंदी में या प्रादेशिक भाषाओं में SMS नहीं होते थे, आप सबने देखा, आप इसके गवाह हैं। 75 साल की बात नहीं कर रहा, मैं 15 से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज आपके किसी भी मोबाइल में, चाहे किसी भी वर्जन का हो, किसी भी कंपनी का हो, हिंदी में मैसेज कर सकते हैं, प्रादेशिक भाषाओं में कर सकते हैं। तो ऐसा इसलिए सरकार के प्रयासों से हो गया, ऐसा नहीं है। हम एक बड़े उपभोक्ता के रूप में, बाजार के रूप में उभरे, और हमें जिन कंपनियों को सामग्री बेचनी है वो हमारी भाषा में उत्पाद तैयार कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि उनको हिंदी से प्रेम है, हम उनके लिए एक बहुत बड़े खरीदार के रूप में उपस्थित होंगे। तो आप देखिए हमें किस रूप में देखा जा रहा है, हमें उपभोक्ता के रूप में देखा जा रहा है। तो हमें इस मान्यता को, इस संकल्पना को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। हम इस बात को भी नकार नहीं सकते कि काम ही नहीं हो रहा, लोग नहीं। भारत सरकार का प्रत्येक कर्मचारी कर्तव्यनिष्ठ है, अपने दायित्वों को बखूबी पहचानता है। दिक्कत वहाँ है कि उसे हम सही चीज़ उसके पास प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, उसको अपनी बात समझा नहीं पा रहे हैं। यदि आप किसी व्यक्ति को ये कहिए कि आपको हिंदी में काम करना है, या प्राय जो भी सम्मेलन हिंदी के नाम पे होते हैं, लोगों को लगता है कि जो भी अब कुछ कहेगा ये कहेगा कि आज से अंग्रेजी बंद कर दो, हटा दो, अब हिंदी में ही काम करो। लेकिन सरकार ऐसा थोड़े कह रही है। सरकार तो कह रही है कि आप ये चीज़ें इतनी मात्रा में कम से कम हिंदी में कर लीजिए, उससे अधिक करें तो अच्छी बात है। फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं। अब सोचिए 75 वर्ष हो गए, लेकिन गैर हिंदी भाषी प्रांत, जिसको हमने शब्द परिवर्तित करके हिंदीतर भाषी प्रांत कहा, कितने हैं? 5 ही 6 हैं। दक्षिण के 3 राज्य, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, और उधर गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात महाराष्ट्र को तो हम हिंदी भाषी ही प्रांत करते हैं, क्योंकि वहाँ कोई बहुत दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अब इन 5 राज्यों में 75 साल के बावजूद हम कह रहे हैं कि भैया आधे से थोड़ा ही ज़्यादा काम करो। उनके लिए 75% न रख के 55% रखा है। तो सोचिए 75 साल बाद भी हम आधे पे ही लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं, तो हम 100% उनसे करने की उम्मीद या अपेक्षा कितने वर्षों बाद कर पाएंगे। ये सब कुछ इस आधार पर हो रहा है कि जो हम आपके कार्यालयों में जाने का अवसर मिलता है, आप कितना व्यावहारिक रूप में कामकाज कर रहे हैं, उसके आधार पर जब संस्तुति होती है तो सरकार निर्णय लेती है कि इस क्षेत्र में इतना प्रतिशत पत्राचार हो, टिप्पण लेखन इतना हो। गृह क्षेत्र में देखिए, अब आप सोचेंगे कि जब हिंदी की बात हो रही है तो कहेंगे कि हिंदी में ही करना।
आपको केवल 30% टिप्पणी लिखने के लिए सरकार कह रही है कि कम से कम 30% लिखिए। 70% तो छूटती है कि आप अंग्रेजी में लिखिए। तो अंग्रेजी पढ़िए, लिखिए, समझिए, लेकिन इसको भाषा से परे, हिंदी केवल भाषा होती तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी संस्कृति और संस्कृति का प्रचार प्रसार मन से हो सकता है, किसी कानून से नहीं हो सकता। हम राजभाषा के लिए कितने भी प्रावधान कर लें, वह तब तक फलीभूत नहीं होंगे, सार्थक नहीं होंगे। आप किसी भी कानून को देखिए, क्या दहेज प्रथा के लिए कानून नहीं बने? कानून बनाने मात्र से दहेज का समस्या समाप्त हो गई? नहीं। आज भी महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हुए, घरेलू हिंसा के कानून बने हैं, क्या आज अब कोई हिंसा नहीं होती? ट्रैफिक का कानून बना है, क्या कोई सिग्नल नहीं तोड़ता? तो जो लोग, कुछ लोग ये भी हैं कि सरकार बड़ी लचर है, सरकार ही नहीं चाहती कि हिंदी में हो। अरे सरकार ने आपको रोका कहाँ है? सरकार तो मना नहीं कर रही ना कि मत करो। तो आपको किसने रोका? आप करिए ना। आपको सरकार 30% कर रही है, आप 130% करिए, क्या दिक्कत है? और एक चीज, कठिन और आसान। कठिन क्या है? जिसका हम व्यवहार नहीं करें हमारे लिए कठिन है, और जिसको उपयोग में लाएंगे वो आसान है। अंग्रेजी हमें यदि आसान लग रही है तो क्यों लग रही है? क्योंकि हम 300 वर्षों से करते आ रहे हैं, उसी को कट पेस्ट कर ले रहे हैं, हम अपना दिमाग कम लगा रहे हैं। इवन एक शब्द बदलना हो तो हम 10 बार सोचते हैं कि अंग्रेजी का शब्द लिखा हुआ इसकी जगह दूसरा रखे कि नहीं। यदि आज हम हिंदी में काम कर लें तो आने वाली पीढ़ी को उतनी ही आसान हिंदी होगी जितनी कि आज हमें कुछ लोगों को अंग्रेजी लगती है। तो कठिन और आसान का भी सवाल है। जो उपस्थित हैं, आप उन सभी की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और अब इसी सत्र की मुख्य वक्ता के तौर पर कोयला मंत्रालय से संयुक्त निदेशक मैडम पधारी हुई हैं। मैडम से